नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पाठ 57 लेके आ चुका हूँ। पाठ 57 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। देखिए, विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। तो अगर बात करें नियरेस्ट टू द अर्थ प्लेनेट की, तो वो है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट आपका शुक्र ग्रह। अगर बात करें वीनस की, शुक्र ग्रह की, तो ये सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम है और ये ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। तो सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लेनेट है वो भी आपका वीनस है, आपका शुक्र ग्रह है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह कहते हैं। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ, या फिर भगिनी ग्रह जो कि पृथ्वी की तरह समान है, तो वो आपका शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुक्र ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस पाई जाती है। तो शुक्र ग्रह के वातावरण में पाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल गैस। तो सल्फ्यूरिक अम्ल गैस जो है वो शुक्र ग्रह के वातावरण में पाई जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज जो कि मात्र और मात्र 49 रुपीज़ की है। ये आपको 26 मई के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी, 26 या 27 मई के बाद। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर 7876145409 पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। तो सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को, बोले तो भैया इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो वो भी आपका शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। साथियों, एक बार टेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। अगर तो पूछ लिया पृथ्वी के सबसे निकट, तो लगाएंगे मेरे भाई पृथ्वी। लेकिन अगर पूछ लिया तब तो लगाएंगे शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र है। लेकिन अगर पूछ लिया कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो बुध ग्रह आपका सूर्य के सबसे निकट है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अगर बात करें हमारे सौर मंडल की, तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितने दिन लगाता है। तो इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, जब कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन पीरियड। तो अगर बात करें बुध के रेवोल्यूशन पीरियड की, बुध का जो सूर्य का एक चक्कर जो लगाता है वो मात्र और मात्र 88 दिन, कितने दिन लगाता है? 88 डेज जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगाता है बुध ग्रह, जो कि सबसे कम दिन, सभी ग्रहों में सबसे कम दिनों में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, मात्र और मात्र 88 दिनों में। फिर अगर बात करें बुध के अलावा बृहस्पति, ये सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बुध ग्रह। सॉरी, बुध नहीं, बृहस्पति। बुध तो सबसे छोटा है, तो बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। तो साइज में सबसे बड़ा है। अगर बात करें जुपिटर की, तो इसको जो डिस्कवरी करी थी, तो इसकी जो खोज जो है वो 1610 में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से की थी। तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से बृहस्पति ग्रह की खोज की। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये अपने धुरी में सबसे कम दिनों में, धुरी होता है अपने एक्सिस पे भी एक तो सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं और साथ में अपने ही जगह पर भी ये रोटेट होते हैं, गोल घूमते हैं। तो अपने ही अक्ष पर जब कोई ग्रह घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन पीरियड, परिभ्रमण काल। तो किस ग्रह का परिभ्रमण काल होता है जब कोई भी ग्रह अपने ही जगह पे घूमेंगे। तो जो बुध ग्रह है ना, बुध ग्रह
बृहस्पति ग्रह, इसका जो परिभ्रमण काल है वो सबसे कम दिन है। कितने? 9 घंटे और 55 मिनट। 9 घंटे और 55 मिनट मतलब एक दिन यहाँ पे 9 घंटे और 55 मिनट का होता है। तो वो होता है इसका परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण काल होता है, अपने अक्ष पे घूमता है सबसे कम दिनों में। और इसकी खोज दूरबीन से गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, मंगल भी था भाई यहाँ पे, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस है, दूसरे का नाम डीमोस है। दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। पृथ्वी के बारे में करेंगे तो मंगल अपने अक्ष पे झुका हुआ है, कितना? 25 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी का जो आकार है, तो इसके लिए यहाँ पे एक जो शब्द का प्रयोग किया है वो है चपटा गोलाब। तो पृथ्वी का जो आकार है वो आपका चपटा गोलाब के समान है। मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी कैसा ग्रह है? तो पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? जैसे मंगल था ऊपर, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं और पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। भाई पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष से हमको पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। मेरे दोस्त, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? जैसे मंगल 25 डिग्री झुका है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके टेट परीक्षाओं में ही बना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? तो पृथ्वी ये है सूर्य, यह है सूर्य है। एक तरफ तो मैं पृथ्वी को नज़दीक बना दिया, एक तरफ बना दिया मैंने दूर, तो जब होगी नज़दीक पृथ्वी, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। तो जब नज़दीक होती है तो नज़दीक कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य नज़दीक होते हैं आपके 3 जनवरी। 3 जनवरी को नज़दीक होते हैं और 4 जुलाई को दूर होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य नज़दीक होते हैं 3 जनवरी। और जब नज़दीक होते हैं पृथ्वी और सूर्य तो उस घटना को बोलते हैं प्रेहेलियन, उपसौर की घटना। तो जब पृथ्वी और सूर्य नज़दीक होंगे तो उस घटना को उपसौर की घटना बोलेंगे, और जब दूर होंगे तो उसको बोलेंगे अपसौर। तो उपसौर और अपसौर दोनों बातें आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी। अपसौर होता है 4 जुलाई जब दूर होंगे, और नज़दीक होंगे उपसौर की घटना में 3 जनवरी को। मेरे भाई, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा को एक नेचुरल सैटेलाइट है, चंद्रमा को बोलते हैं रात की रानी। ठीक है, तो रात की रानी किस उपग्रह को बोलते हैं? तो चंद्रमा को ही रात की रानी भी कहा जाता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आईएसटी और जीएमटी के मध्य कितना अंतर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईएसटी और जीएमटी के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आईएसटी और जीएमटी के मध्य आपका 5.5 घंटे का अंतर है। अब यह है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जिसका नाम है जीएमटी रेखा। आप देख सकते हैं कौन सी रेखा है? जीएमटी रेखा। जीएमटी रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहा जाता है। ये विश्व के समय का निर्धारण करती है। जितने भी देश आपके पूरब में होंगे उनका समय प्लस में चलेगा, और जितने भी देश पश्चिम में होंगे उनका समय उतना ही 0 डिग्री के अंतराल में उतना ही पीछे चलेगा। साथियों, 180 डिग्री देशांतर पूरब में होता है और 180 डिग्री यहाँ होता है। टोटल 360 डिग्री देशांतर होता है। तो आपको कैसे पता करना है? तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने 1 डिग्री देशांतर का मतलब रखा 4 मिनट। अब कोई देश 15 डिग्री देशांतर पूरब में है, तो 1 डिग्री का 4 मिनट होगा, तो 15 चौको कितना होता है? 60 मिनट। मतलब उसका समय कितना आगे चल रहा है? तो 15 चौको 60 का मतलब उसका समय 1 घंटा आगे चल रहा है जो पूरब में। अगर वही देश 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर में होता तो उसका समय, अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे होते तो फिर पश्चिम में जो 15 डिग्री में होता उसमें कितने बज रहे होंगे? 11 बज रहे होंगे, क्योंकि वो तो पीछे चल रहा है। पूरब में होगा तो वहाँ 1 बज रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पूरब में समय आगे चलता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरब में ही सबसे पहले लगती है पृथ्वी पर। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं। अब आईएसटी क्या है? तो आईएसटी है भारत की समय रेखा, और भारत की एक ही समय रेखा है जो कि कितने डिग्री में कई बार पूछा गया है। तो भारत की जो समय रेखा है वो आपके 82.5 डिग्री में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, डिटेल से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि भारत की जो समय रेखा है वो आपके 82.5 डिग्री में है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री में। चलो जी, ये बात तो हम डिटेल से समझ गए। अब कैसे हमने बोला कि 5.5 घंटे का अंतर है और है भी पूरब में। भारत किस देशांतर में? तो पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत की IST लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जोन है। साथियों, 82.5 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 330 मिनट आएगा। और 330 मिनट का जो मतलब होता है वो होता है 5.5 घंटे। क्या होता है? 5.5 घंटे होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया था और डेफिनेटली ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था एक पेपर में। तो आपका हिमाचल प्रदेश में जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर आपका शिमला के नीरत में है। ये शिमला में पड़ता है नीरत, और यहीं पर आपका सूर्य मंदिर है और ये भगवान सूर्य देवता को समर्पित है और सुप्रसिद्ध मंदिर है हिमाचल प्रदेश का। साथियों, वैसे तो अपने मंदिरों को पिछले ही हमने 2-3 वीडियो पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं कुछ और मंदिर यहाँ पे कवर कराऊंगा। जैसे कि आपका संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर आपका शिमला में है, शिमला में ही है। और ये जो नीम करौली बाबा है नैनीताल वाले, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, हनुमान भगवान जी को समर्पित है। उसी प्रकार आपका हाटकोटी मंदिर, ये शिमला के रोडू में माता हाटकोटी को समर्पित है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो महिषासुरधनी माता है, अष्ट धातु की अष्टभुजा वाली मूर्ति है उनको समर्पित है। उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित है, अष्ट धातु वाली, अष्टभुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली माता जो अष्ट धातुओं से बनी है, वो है हाटकोटी मंदिर। भीमा काली मंदिर जो कि सरहान में है, और सरहान वही जिसको पुराना नाम शोणितपुर के नाम से भी जाना जाता था। कामना देवी मंदिर, ये शिमला के प्रोस्पेक्ट हिल में स्थित है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, डिटेल से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका कई बार पूछा गया है आपका कालीबाड़ी माता मंदिर, ये भी शिमला में मॉल रोड के ठीक पीछे ही है। इसको शम्याला माता के नाम से भी जाना जाता है। तो शम्याला माता का आशीर्वाद हम सभी पे, आप सभी पे, जितने भी देवी देवता हैं हिमाचल प्रदेश के, उन सभी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और भगवान का आशीर्वाद अगर है जीवन में तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं भी एक माध्यम हूँ जो कि महादेव के द्वारा बनाया गया हूँ। तो सभी साथी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि एक अलग मोटिवेशन अगली वीडियो के लिए आए और अलग मोटिवेशन से हम भी कहें कि जी हाँ, मज़ा आ रहा है। तो कुछ ऐसे मंदिर जो हमने परसों नहीं पढ़ पाए थे, तो वो कौन से मंदिर हैं? तो बात करें आपका शूलिनी मंदिर। शूलिनी मंदिर आपका सोलन में है। शूलिनी मंदिर कहाँ पर है? तो शूलिनी मंदिर आपका सोलन में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखने हैं। और सोलन का नाम भी शूलिनी माता के नाम पे ही पड़ा है। जटोली मंदिर, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर, तो सोलन के जटोली में है। जटोली मंदिर, ये आपको डिटेल से याद रखना है कि जटोली मंदिर आपका सोलन में पड़ता है। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि आपका लाहौल स्पीति में मंदिर नहीं, वहाँ ज़्यादा गोम्फे होते हैं। लेकिन लाहौल स्पीति में 2 मंदिर है। एक है त्रिलोकीनाथ मंदिर, बहुत फेमस है। इसे मृकुला देवी मंदिर, जिसका निर्माण मृकुला देवी मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर दोनों के दोनों लाहौल स्पीति में है। साथियों, जब भी मैं इन मंदिरों की बात करता हूँ तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ गोम्फे जो लाहौल स्पीति में है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुरु घंटाल गोम्पा। क्या बोलेंगे मेरे भाई? गुरु घंटाल गोम्पा। तो गुरु घंटाल गोम्पे के अलावा गैमूर गोम्पा, आपका शाशूर गोम्पा, आपका कारदांग गोम्पा, आपका तायूल गोम्पा, आपका ताबो गोम्पा, आपका ढक्कर गोम्पा, आपका की गोम्पा। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि कितने गोम्पे होते हैं। तो गोम्पे आपको पता होने चाहिए कि आपका कौन कौन से गोम्पे होते हैं। तो मेरे दोस्त, पता होना चाहिए आपका लाहौल स्पीति में जो गोम्पे होते हैं, तो लाहौल स्पीति में गुरु घंटाल गोम्पा है, गैमूर गोम्पा है, आपका शाशूर गोम्पा है, आपका कारदांग गोम्पा है, आपका तायूल गोम्पा है, आपका ताबू गोम्पा है, आपका ढक्कर गोम्पा है, आपका की गोम्पा है। तो सारे के सारे गोम्पे आप डिटेल से याद रखिएगा, सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उषा देवी मंदिर और आपका चंडिका देवी मंदिर,
उषा देवी मंदिर, चंडिका देवी मंदिर। जो तो उषा देवी मंदिर है वो किन्नौर जिले के निचार नामक स्थान पे है, और बात करें चंडिका देवी मंदिर की तो ये कल्पा नामक स्थान में है। तो ऐसे ऐसे अलग से जो मैं रिलेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपकी इस परीक्षा के लिए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपका श्यामा काली मंदिर हिमाचल के किस जिले में। अब श्यामा काली मंदिर को बनाया था मंडी के राजा श्याम सेन ने, तो मंडी में ही होगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, और एसपी टेट की परीक्षा को पास करने के लिए आपको डिटेल से बेहतरीन चीज़ों को जानना होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति की जब भी मैं बात करता हूँ तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा संवैधानिक प्रधान होता है। तो देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, लेकिन दूसरा संविधान का दूसरा सबसे बड़ा जो नंबर हमारे देश में आता है तो वो उपराष्ट्रपति का आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये राज्यसभा का स्पीकर तो है ही है, ये बात तो आपको डिटेल से याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, और टेट परीक्षाओं का सबसे प्यारा क्वेश्चन ही है। तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम है आपका सीपी राधाकृष्ण। क्या है आपका? सीपी राधाकृष्ण। तो सीपी राधाकृष्ण की जब भी मैं बात करता हूँ तो सीपी राधाकृष्ण वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। ये बात आपको डिटेल से याद होना चाहिए। अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। आप राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछी जाती है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए जो वोट छोड़ते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट छोड़ते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी एकल संक्रमण मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है, वही उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी वोट पद्धति होती है, जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, और इनको वेतन के रूप में 4 लाख रुपए दिया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ठीक है। तो 4 लाख बहुत होते हैं भाई, एक महीने के 4 लाख मिल रहे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में बात की गई है, ठीक है। 63 में बोला है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 64 में बोला है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। फिर 65 में बोला है कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो आपका क्या है, राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। 66 में बोला है उपराष्ट्रपति का चुनाव, कई बार क्वेश्चन पूछा है। कार्यकाल 67 में बोला है। उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में बोली है। तो एक एक बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन आपके उपराष्ट्रपति है, किसके? भारत के। जी अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंबा का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है उसका नाम क्या है? तो चंबा में एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है जो कि चंबा के चौगान मैदान में मनाया जाता है। और इस मेले की जो शुरुआत है वो है आपका मिंजर मेला। पहले नाम बता देते हैं, देन उसके बाद इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए चंबा का जो मिंजर मेला है वो चंबा के एक राजा जिन्होंने चंबा शहर अपनी बेटी के नाम पे बसाया था, साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये जो है वो जो मेला है वो सावन महीने के दूसरे रविवार से तीसरे रविवार तक लगता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है वो वरुण देवता की पूजा की जाती है मिंजर मेले में। ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि इस मेले में आपकी वरुण देवता की पूजा की जाती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चंबा में आपका सूही मेला लगता है, जहाँ पे केवल महिलाएं और बच्चों का आना ही माना जाता है, पुरुषों का आना यहाँ पे वर्जित है। और जो सूही मेला है वो रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। भरमौर यात्रा जो ये भी अगस्त महीने में लगती है आपका, कहाँ पे? चंबा में। आपका चंबा में ही आपके चंबा के पांगी में फूल यात्रा होती है। फूल यात्रा अक्टूबर माह में चंबा में लगती है। चंबा में ही आपकी मणिमेश यात्रा होती है जो कि राज्य स्तरीय एक यात्रा है, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चंबा में आपकी भरमौर यात्रा भी होती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय बंग्याणी माता, राधे राधे, हर हर महादेव।